अलिशबा आप कुछ कह रही है, आपका माइक ऑन है, आप कुछ बात करिए लेकिन वो क्लियर आवाज नहीं आई। यस मैम, आ रही है आवाज आप। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं आज की क्लास को। कंपनी लॉ हम स्टार्ट किया हुआ है और कंपनी लॉ कल हमने इसका ओवरव्यू कर लिया था और हमने देख लिया था कि जी अच्छा जी चैप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और किस तरह हमने इसको प्रिपेयर करना है, इसका पेपर कैसा आएगा, मॉडल पेपर भी हमने देख लिया था इसका। ठीक है, तो आज से हम इसको प्रॉपर चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बी लॉ जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है कि हम उसमें ना डिफरेंट चैप्टर से स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है, वंस आपका बेस एस्टैब्लिश हो जाए, आपको बस मेजर चीज समझ आ जाए, तो आप कोई भी चैप्टर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन सी लॉ में ऐसा नहीं है। आपने सी लॉ में इसी तरह चैप्टर 1 से ऑनवर्ड आपने स्टार्ट करना है। 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे और फिर आपके पास चॉइस है कि लेकिन फिर भी 5 तक मैंडेटरी है। ठीक है, यानी कि ये जो पहले 5 है ये लाजमी है कि आप उसी सीक्वेंस से करें। ठीक है, उसके बाद आगे जो है वो आप बेशक सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इन यहाँ पे सीक्वेंस जो आपने इन्हीं के पढ़ाने वाला सीक्वेंस है वो ऐसा ही रहेगा। हाँ, आपने एक दफा पढ़ लिया, 2 दफा पढ़ लिया, फिर आपकी जो मर्जी है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जब आपका डन हो गया तो फिर आप बेशक चैप्टर 2 पहले कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, तो आपकी मर्जी है। चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर 1 जो है वो पहले जब एग्जाम था तो इसमें से ये लाजमी सवाल आता था। अभी जो सवाल है ना वो इसका आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। यानी कि एक थोड़ा सा ना क्योंकि 50 नंबर का उसने पेपर पूछना है, 10 नंबर एमसीक्यू उसके, तो 40 नंबरों का जब वो पूछेगा तो थोड़ा सा हो जाता है कि अच्छा यहाँ से पूछा जाए या ना जाए। लेकिन अगर यहाँ से सवाल आता है तो वे एक बड़ा अच्छा सवाल होगा। मतलब अनलेस एंड अनटिल कोई डेफिनेशन पूछ लेता है तो नहीं, तो बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल वो आपसे पूछेगा। और ऐसा सवाल होगा, वो हो सकता है 7-8 नंबरों का पूछ ले, यानी कि 5 नंबर से ऊपर हो सकता है पूछ ले। और वो ऐसा सवाल होगा कि जो मतलब करते हुए भी मजा आएगा और वो टेंशन भी देगा। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर की एक अपनी खास इंपॉर्टेंस हो सकता है तो इस चैप्टर से सवाल पूछे ही ना। जैसा मॉडल पेपर के अंदर इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं था। ठीक है, तो देयर माइट बी अ चांस कि वो पूछे ही ना, और हो सकता है तो पूछ ले तो ऐसा जबरदस्त किस्म का पूछे कि मजा ही आते। ठीक है, हमारे पास पास पेपर में ऐसे क्वेश्चंस मौजूद है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इस कंपनी लॉ को हमेशा जब भी आपने देखना है तो आपने यहाँ से देखना होता है कि इसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या है। फॉर इंस्टेंस फीचर्स ऑफ कंपनी है, फिर हम डेफिनेशंस देखेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं, फिर अथॉरिटीज हैं, देन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एंड देन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। मैं आपको बताया था वाइंडिंग अप का चैप्टर निकाल दिया गया। तो ये जो सीक्वेंस इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप जानते हैं कि जो कंपनी है वो बनती कैसे है। ठीक है, फिर बनने के बाद ये जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स है एक तरह की कंपनी की पॉलिसीज है। ठीक है, डायरेक्टर कौन है, जो कंपनी को मैनेज करते हैं, जो कंपनी को कंट्रोल करते हैं, जो कंपनी को रन करते हैं, जो उसके डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम कंपनी बनाएंगे, फिर उसकी पॉलिसीज बनाएंगे, फिर उसकी डिसीजन मेकिंग पावर्स को देखेंगे। सीईओ उसमें से हमने कहा एक बड़ी हायर अथॉरिटी होती है जिसको हमने अलग से एक चैप्टर दे दिया। फिर उस कंपनी को अब जब चलाने के लिए पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, मनी चाहिए। कंपनी तो बना ली, हमने पॉलिसीज भी बना ली, उसमें बंदे भी सीनियर अथॉरिटी में बिठा लिया, पैसा चाहिए। पैसा हमारे पास है नहीं, हमने कहा पब्लिक से लेते हैं, तो उसके लिए फिर आपको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, जब फाइनेंस आ गया तो फिर आप क्या करोगे, अपने बिजनेस की कमेंसमेंट करोगे। फिर अगर उधार पे कोई चीज लेनी पड़गी, बोरोइंग करनी पड़गी, तो उसके लिए हमारे पास चैप्टर 6 है। फिर हमने कहा अब जब कंपनी चल पड़ी, अब कंपनी के डिसीजंस चाहिए, कंपनी की कुछ रेगुलेशंस है कि सालाना कुछ मीटिंग्स होनी होती है, वो उनको हम देखेंगे चैप्टर 7 में। फिर जब कंपनी का 1 साल पूरा हो गया, अब कंपनी ने कहा, अब लोगों ने कहा भाई कंपनी चल पड़ी है, हमें डिविडेंड दो, हमने जो शेयर्स दिए हुए थे उसके ऊपर हमें मुनाफा दो। फिर डिविडेंड की बात आ गई। फिर अगर कंपनी ने खुद के ही इन्वेस्टमेंट करनी है
तो उसके लिए क्या देखा जाएगा और फिर कंपनी एंड पे अपने अकाउंट्स किस तरह बनाएगी, तो ये पूरा एक सीक्वेंस चलता है। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं कंपनी से कि आखिर कंपनी होती क्या है। वो बच्चे जो बीएलडी भी पढ़ रहे हैं, हमने पार्टनरशिप पढ़ी थी और वहां पे थोड़ा सा कंपनी और पार्टनरशिप का डिफरेंस भी देखा था। कोई बताएगा कि कंपनी क्या है और पार्टनरशिप या सोल ट्रेडर से किस तरह अलहदा है, इनका डिफरेंस क्या है? जी एनीवन? अदिया, आप बता दें, तहरीम, हफ्सा, या जिनको आइडिया है वो सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं उनमें से कोई भी बता दे। जी अदिया माइक में बताते हैं कि कंपनी और पार्टनरशिप के अंदर डिफरेंस क्या है, कंपनी मैम क्या चीज? कंपनी में जोन से जो ओनर्स है ना और वो जो कंपनी है वो आपस में सेपरेट है, ओनर्स अलग हैं और कंपनी अलग है। लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर्स और जो पार्टनरशिप है वो एक ही है। हम्म। और दूसरा डिफरेंस ये है कि पार्टनरशिप में जो है ना लाइबिलिटी जो है ना अनलिमिटेड होती है और कंपनी में लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, गुड, ये भी सही है, सही बताया आपने। कंपनी इंट्रोडक्शन। आप में से FR1 कितने लोग पढ़ चुके हैं? जिसने नहीं पढ़ी से वो बता दे, ऐसा करिए, पढ़ने वाले तो बहुत होंगे। जिसने अभी तक अकाउंटिंग नहीं देखी, FR1 नहीं देखी, वो बताए कि मैंने नहीं देखी, मैंने कोई सवाल अटेम्प्ट नहीं किया। FAR1 का कोई आइडिया नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग जो आपका पेपर है पार्ट 1 का, वो किसने नहीं किया? मी। एक आ गया, मौजम ने किया। मौजम इस दफा कौन कौन से पेपर दे रहे हैं? एक तो बीएलडी हो गया, और क्या दे रहे हैं? जी मौजम माइक में बता दे, जल्दी जल्दी बताया करें, जल्दी जल्दी माइक में, फौरन फौरन। कौन कौन सा पेपर दे रहे हैं मौजम? सी लॉ, ऑडिट एंड सीआर। ये सीआर क्या है? R2 है। तो FR1 नहीं देखी आपके, मतलब कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, तो FAR1 नहीं किया? आई हैव पास एवर। ओ भाई, तो मेरा सवाल है, किसने FAR1 नहीं पढ़ी? नहीं 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 पढ़ी। कोई है ऐसा बच्चा जिसने FAR1 नहीं पढ़ी? कोई नहीं है। इसका मतलब है सबको पता है, इसका मतलब है वो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सब लोग कर चुके हैं। ऐसा ही है, जिसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, ऐसा ही है, या स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी बनाना होता है। या फिर अगर आपके पास एनपीओ का सवाल आ जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। मैम एग्जेम्प्टेड, वाह नैयर अब्बास, आप क्या वो ग्रेजुएशन के रूट से आए हुए हैं? अलिशबा ने नहीं पढ़ी, अब बोलना शुरू हो गए हैं। ठीक, ये सब इंट्रो में था, तो यही तो पूछ रही हूँ ना, FR1 वो इंट्रो ही कोई कहते हैं ना। तो वहां पे क्या होता था? वहां पे कोई का नाम होता था, ABC लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड, या फलाने लिमिटेड कंपनी, और उस कंपनी के हम बनाते थे अकाउंट्स। सपोज अगर हम उसकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे हैं, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह सकते हैं, तो हम क्या करते थे, स्टार्ट किधर से करते थे? जी ये इसकी सेल्स हैं, ये लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स ये हैं, ये इसका ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। फिर हम उस ग्रॉस प्रॉफिट में से एडमिन सेलिंग लेस करेंगे, तो हमने कहा जी नेट प्रॉफिट आ गया।
फिर नेट प्रॉफिट में से हमने कहा जी हम टैक्स लेस करते थे, तो हमने कहा जी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। फिर इंटरेस्ट हमने लेस कर दिया, ठीक है, तो हमने कहा जी हमने कहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहले इंटरेस्ट होता था, पहले हम इंटरेस्ट करते थे, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। फिर हम टैक्स लेस कर देते थे, तो हम कहते थे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमने क्या किया, ये कंपनी की सेल्स है, ये कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट है, ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है, ये कंपनी का इंटरेस्ट है, ये कंपनी का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और अगर हम उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें, तो हम कहते थे कि भाई ये कंपनी का कैपिटल है, ये कंपनी का लॉन्ग टर्म लोन्स है, ये कंपनी की करंट लायबिलिटीज है, ऐसा ही है, ये कंपनी के नॉन करंट एसेट्स हैं, ये कंपनी के करंट एसेट्स हैं। हम हर जगह कंपनी 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 कह रहे हैं, ये कंपनी का, ये कंपनी का, ये कंपनी का सब कुछ कैसे हो गया, ये कंपनी का टैक्स, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का कैपिटल, कंपनी के शेयर्स, कंपनी के नॉन करंट एसेट्स। तो व्हाट एग्जैक्टली इज कंपनी, कि यहाँ पे हमें एक समझ आ गई एक चीज, कि ये जो कंपनी है, ये जो भी चीज है, ये इंसान तो नहीं है। पहली बात, इन सारी बातों से हमें ये समझ आई कि ये जो कंपनी है, दिस इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, ये एक नेचुरल पर्सन नहीं है। लेकिन नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन चीजों को ओन कर रही है, ऐसा ही है, मालिक है चीजों की, लायबिलिटी। अब ये ओन भी कर रही है, ये लायबिलिटी भी इनकर कर रही है, ठीक है, हमने कहा टैक्सेस भी पे कर रही है, इसके ये डेट्स भी है, इसके ऊपर ये क्रेडिटर भी है कहीं कहीं पे। हमने कहा ये नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन काम सारे इंसानों वाले कर रही है, ऐसे ही है, काम इसके सारे इंसानों वाले, ठीक। तो हमें ये समझ आ गया, हम कहते हैं कि भाई बात सुनो, ये नेचुरल पर्सन नहीं है, बट इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये एक पर्सन है, कौन सा, आर्टिफिशियल पर्सन। क्या कंपनी के ऊपर केस हो सकता है, इसको हम सू कर सकते हैं, क्या ये किसी के ऊपर केस कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है, कंपनी किसी के ऊपर भी केस कर सकती है और लोग कंपनी के ऊपर भी केस कर सकते हैं। तो हमने कहा जब ऐसी सूरत हाल है कि भाई के लोग इसके ऊपर भी केस कर सकते हैं और इस ये तमाम चीजें हो सकती हैं, एक मिनट, तो हमने कहा कि ये तो लीगल पर्सन भी हो गई, ऐसा ही है। तो हमने कहा कंपनी क्या होगी, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, जिसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, जिसकी अपनी पहचान है। मुझे ये बताएं, सपोज ये एबीसी लिमिटेड कंपनी का जो मालिक है, ठीक है, हम कहते हैं वो जी शहरोज है, शहरोज एंड शहजेब है, वो इसके मालिकान है, वो इसको ओन कर रहे हैं, सारा पैसा, सारा सरमाया इन दोनों का लगाया हुआ है। मुझे ये बताएं, हम इस कंपनी को, सपोज इस कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड है, हम इसको एबीसी लिमिटेड से पहचानेंगे या शहरोज एंड शाहजेब से पहचानेंगे, जी एबीसी लिमिटेड से पहचानेंगे या शहरोज एंड शाहजेब से, एबीसी लिमिटेड से पहचानेंगे, क्यों,
उसकी रीजन सुने। सपोज हमने कहा इसके जो मालिक हैं वो शहरोज एंड शाहजेब हैं। सपोज कहते हैं शहरोज, नहीं नाम कुछ और रख लेते हैं, हम नाम रख लेते हैं जी अशरफ एंड असलम। हम कहते हैं जी सपोज अशरफ की डेथ हो गई, कंपनी ट्रांसफर हो गई, उस जो उसका जो शेयर था, जो व्हाटएवर जो शेयर था, उसके बच्चों को, उसके बेटों को। सपोज हमने कहा जी उसके 2 बेटे थे, 2 सन्स थे, कंपनी उसको ट्रांसफर हो गई, उनके नाम हम कह लेते हैं जी बशीर और राशिद है। ठीक है। असलम ने क्या किया कि जो उसका अपना जो शेयर था वो उसने सेल कर दिया। किसको सेल कर दिया? अकरम को। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी के मालिकान कौन है? बशीर, राशिद एंड अकरम। कंपनी बशीर, राशिद या अकरम के नाम से पहचानी जाएगी या एबीसी लिमिटेड के नाम से पहचानी जाएगी? जी, अब जो मैंने न्यूज एबीसी लिमिटेड नाम से, हमने कहा कि भाई इनके मालिकान कोई 1000 दफा चेंज हो जाए, मालिकान बेशक चेंज होते रहे, कंपनी एबीसी लिमिटेड के नाम से ही पहचानी जाएगी। इनके चेंज होने से कंपनी की जात के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसीलिए हमने कहा कंपनी क्या है? एक सेपरेट उसकी लीगल एंटिटी होती है, उसकी एक अपनी अलग पहचान है। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका मालिक कौन है या वो बदल गया है। असलम अपने शेयर्स अकरम को सेल कर दे, अकरम आगे अकबर को कर दे, अकबर आगे बशीर को कर दे, बशीर आगे रशीद को कर दे, वो जितना आगे चलता जाए कंपनी के नाम के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर यही चीज पार्टनरशिप में हो, कोई पार्टनर अपने शेयर सेल करे, फिर क्या होता है? अगर कोई पार्टनर अपने शेयर सेल कर दे तो फिर क्या होता है? जी बताएंगे जी अदिया? जो जो बच्चे जो बिजनेस लॉ भी पढ़ रहे हैं, अगर कोई पार्टनर अपने शेयर सेल कर दे देन व्हाट हैपेंड? अदिया, अलिशबा, रिशा, हफ्सा, महा, महम, मिसबा, मौजम, मोहम्मद अली, तहरीम, अफक, अरूज। अगर कोई कंपनी अपने शेयर सेल कर दे फिर क्या होता है? पार्टनरशिप डीड दोबारा बन, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, पार्टनरशिप खत्म। ठीक है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों? पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के ऊपर आपका नाम है, आपने अगर अपने शेयर सेल कर दिया, पार्टनरशिप खत्म। अब जिसको सेल किया वो नहीं बनाना चाहता है तो एक अलग स्टोरी है। अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई, पार्टनरशिप खत्म। क्यों? पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप नाम कुछ नहीं होता, जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप का नाम कुछ भी रख दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा कि इसके पार्टनर्स कौन है। सपोज हमने कहा इसका पार्टनर ए बी सी डी, अगर डी इस पार्टनरशिप को छोड़ के जाता है, ये पार्टनरशिप खत्म। बी की डेथ हो गया, पार्टनरशिप खत्म। क्यों? एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ये पार्टनरशिप बिजनेस से मुराद ए बी सी डी, ये 4 लोग हैं। इन 4 लोग अगर कोई आगे पीछे हो गया, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ए ने अपने शेयर सेल करके एच को दे दिया, मैंने कहा एच पार्टनर बनिए, लेकिन एग्रीमेंट में तो एच का नाम भी नहीं लिखा हुआ, एग्रीमेंट तो एबीसीडी का नाम लिखा हुआ है। हमने कहा एबीसीडी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। फिर अब मर्जी है कि बी सी डी एच के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वो एक अलग स्टोरी होगी। अगर कंपनी के अंदर शेयर सेल कर दो, बेच दो, कोई मसला नहीं है। कंपनी की अपनी जो पहचान है वो रहेगी, कंपनी के नाम पे जो एसेट्स हैं वो रहेंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इसकी बैलेंस शीट देखें, ठीक है, कि सरमायादारी, बेशक हम यहाँ पे उसका क्या लिखते हैं कि भी ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं, 1000 हैं, 1200 हैं, वो एक ऑर्डिनरी इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं।
मल्टीप्लाई बाय पर शेयर प्राइस, सपोज ₹10 पर शेयर। ये नहीं लिखा होता है कि भाई ये शेयर किसके पास कितने हैं, नहीं, टोटल नंबर लिखा हुआ है। वो किसी को सेल करते हैं और इश्यू करते हैं, जो भी है। तो हमने कहा ये शेयर्स किसके हैं, ये इस कंपनी के, ये इस एबीसी लिमिटेड के। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज किसके, एबीसी लिमिटेड के। करंट लायबिलिटीज किसके, एबीसी लिमिटेड के। तो कंपनी की एक अपनी पहचान है, और उस पहचान की वजह से कंपनी अपने एसेट्स को ऑन करती है, लायबिलिटीज इनकर करती है, उसके डेटर्स होते हैं। कंपनी कुड बी अ क्रेडिटर हो सकती है, ठीक है। तो हमने कहा कंपनी की एक अपनी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, ठीक है। इसी तरह एक साहब होते हैं सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर को समझते हैं। किसी को पता है सोल ट्रेडर क्या होता है? जी कोई माइक में बताना चाहे। व्हाट इज सोल ट्रेडर? नहीं, व्हाट इज सोल ट्रेडर? सोल का क्या मतलब होता है? अकेला, तनहा, एक बंदा। ट्रेडर किसको कहते हैं? जो तिजारत करता है, बिजनेस करता है। इसका मतलब है कि ये अकेला बंदा ही बिजनेस कर रहा है, ये अकेला बंदा ही सारा सरमाया लगा रहा है, कैपिटल भी सारा उसी का है। ये अकेला बंदा ही उसको मैनेज कर रहा है, मतलब ये उसका डायरेक्टर भी है। ये अकेला बंदा उसका ओनर भी है। ये अकेला बंदा उसके एडमिन के काम भी कर रहा है, ये कस्टमर से भी डील कर रहा है, ये सेलिंग के काम भी खुद ही कर रहा है। मतलब ये अकेला बंदा सारे काम अकेले कर रहा है, जो कंपनी के अंदर करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। कंपनी के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं? एचआर का होता है, फाइनेंस का होता है, सेल्स का होता है, प्रोक्योरमेंट का होता है। प्रोक्योरमेंट किसको कहते हैं? जो परचेजिंग करता है। स्पेलिंग है PROCUREMENT, प्रोक्योरमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। एडमिन, तो हमने कहा कि यही बंदा एचआर भी खुद ही है, फाइनेंस भी खुद ही है, सेल्स भी खुद ही है, प्रोक्योरमेंट भी खुद ही कर रहा है, एडमिन भी खुद, सारे काम खुद कर रहा है। इसे हम कहते हैं सोल ट्रेडर, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, एक पर्सन है सोल ट्रेडर, ठीक है, और इस सोल ट्रेडर का नाम हम रख लेते हैं अकरम, ठीक है। अकरम के दो बच्चे हैं। अकरम की होगी डेथ। अकरम ने क्या किया कि वो जो सोल ट्रेडर था उसने कहा इस सिंगल मेंबर कंपनी भी एक होती है, सिंगल मेंबर कंपनी भी हो सकती है जिसमें एक ही मेंबर हो। एसएमपी कहते हैं, एसएमपी प्राइवेट लिमिटेड। अकरम ने वो ना एसएमपी खोल लिया, एसएमपी प्राइवेट लिमिटेड खोल दी। दोनों ऑप्शन, या सोल ट्रेडर काम कर रहा था या एसएमपी खोली हुई थी। तो एसएमपी क्या होती है? इसका मतलब क्या होता है? सिंगल पर्सन प्राइवेट लिमिटेड। इसकी डेथ हो गई, इसकी ये जो कंपनी थी ट्रांसफर हो गई इन दो बच्चों को। क्या ये अभी भी एसएमपी प्राइवेट लिमिटेड रन कर सकते हैं? जी बताइए, क्या ये क्यों नहीं कर सकते? वजह, वजह क्यों नहीं कर सकते? एक से ज्यादा क्यों? एसएमपी का मतलब क्या है? सिंगल मेंबर कंपनी। तो सिंगल मेंबर में तो एक होता है, ये तो दो हो गए हैं। तो दो हो गए तो अब ये सिंगल मेंबर कंपनी हरगिज नहीं है। अच्छा, एक सवाल है, मुझे पढ़ने दें। अगर एक पार्टनर अपने शेयर्स इनहेरिट कर दे अपने चाइल्ड को, तब भी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अपने शेयर्स इनहेरिट, देखिए एक चीज ख्याल रखिएगा, पार्टनरशिप, हम अब पढ़ रही है, आपने बी लॉ का पेपर देना है। जी हम आपने बी लॉ का पेपर देना है, ये पास है नहीं देना? हम्म, एक मिनट।
आपका यानी कि पहले से पेपर पास है, ऐसा ही है, एग्जाम है। मैम आपने बी लॉ का पेपर देना है, आपने कुछ नो करके यस कर दिया, इसलिए मुझे समझ नहीं आया। आप बताएं पेपर अटेम्प्ट करना है या नहीं करना, माइक में बोल दें। जी, पहले से पास है बी लॉ, अच्छा इसीलिए आप भूल गए हैं। होता क्या था पार्टनर के अंदर, अगर 2 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, जो भी, अगर कोई पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो 2 चीजें देखी जाती हैं पहले, कि वो जो उसका जो बच्चा है वो माइनर है या एज ऑफ मेजॉरिटी का है। अगर माइनर है तो हमने कहा था सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए, तमाम पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होगी, और उस कंसेंट के बाद हम उसको पार्टनर नहीं बनाते, बल्कि वो क्या होता है, एडिशन होता है इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, कि सिर्फ उससे वो फायदा लेता है, किसी किस्म की वो जो होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का पार्ट नहीं होता, सवाए उतने के जितना उसका शेयर होता है। ठीक है, अकाउंट्स वगैरह नहीं देख सकता, तो कुछ उसके कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं। अगर एज ऑफ मेजॉरिटी का है तो स्टिल तमाम पार्टनर्स की कंसेंट लेनी होती है, और उस कंसेंट के बावजूद भी इज नॉट अ पार्टनर, वो पार्टनर नहीं होता। सिर्फ जितना शेयर उसको ट्रांसफर किया जाता है वो उस शेयर को रिप्रेजेंट करता है, वो उसमें से जो भी उस शेयर में जो भी प्रॉफिट होता है वो अपना लेता है, और इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इसके अलावा जो इनहेरिटेंस का सवाल है ना आपका, वो तब होता है, इनहेरिटेंस तब होती है अगर पार्टनर की डेथ हो जाए। अगर डेथ हो गई तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो गई, इस पार्टनर का जो भी शेयर था वो उसकी औलाद को ट्रांसफर हो जाएगा। अब अगर औलाद बाकी पार्टनर्स के साथ मिलकर पार्टनरशिप करना चाहती है तो वो एक न्यू पार्टनरशिप होगी, ठीक है। इनहेरिटेंस का जो रूल है वो अप्लाई तभी होता है जब डेथ होती है। आपको पता है ना, हम शरिया लॉ पढ़ते हैं, इस्लाम में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो ऑन द डेथ ऑफ पेरेंट होती है। इन द लाइफ वो अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ऑन द डेथ होती है, ठीक है। आपको पता है ये बात, सबको पता ही होगी कि आफ्टर दी डेथ प्रॉपर्टी जो होती है वो बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होती है। इन द ड्यूरिंग लाइफ अगर वो करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ डेथ ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है टू द बच्चा, ठीक है। तो डेथ के केस में तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। तो बच्चे अगर पार्टनरशिप दोबारा करना चाहते हैं ओल्ड पापा के पार्टनर्स के साथ, तो फिर न्यू पार्टनरशिप करेंगे। और इस केस में जहां पे पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर करता है, इन केस ऑफ माइनर या इन केस ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी, तो वो पार्टनर नहीं होता, उनका स्टेटस पार्टनर का हरगिज नहीं होता। कुछ याद आ गया मैम, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, ठीक है। चले जी, अब जो कुछ पढ़ा है उसकी अंग्रेजी पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला पैराग्राफ पढ़े, ये सोल ट्रेडर को डील करे, अंग्रेजी पढ़े। देखिए अंग्रेजी में कोई इशू है तो फौरन बताना कि भाई ये समझ नहीं आ रही। पढ़ने के बाद सबका डन का मैसेज आए। अभी तक एक मैसेज आया है। सोल ट्रेडर हो गया, जिनका हो गया है वो अगला पढ़े। अगले पैराग्राफ में पार्टनरशिप की डेफिनेशन है।
पार्टनरशिप जिन्होंने पढ़ लिया वो डन का मैसेज करें। व्हाट इज डॉक्ट्राइन? डॉक्ट्राइन किसको कहते हैं? कानून को, रूल को, असूल को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कि कंपनी क्या है कि भाई ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ऐसा ही है, ये तो एक नेचुरल पर्सन है ही नहीं, लेकिन इसकी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी इसके से मुराद ये कि भाई ये अपना एसेट ओन कर सकती है, ठीक है, ये लायबिलिटीज इनकर कर सकती है, इसकी कोई राइट्स है, ये डेट इनकर कर सकती है, ये क्रेडिटर बन सकती है। तो भाई कॉर्पोरेट को क्या किसे कहते हैं? कारोबारी। ऐसा ही है, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, कारोबारी है। तो ये तो कंपनी की तो ये कारोबारी पर्सनालिटी होती है, क्योंकि वो ये सारे काम कर सकती है जैसे कि एक कोई नॉर्मल पर्सन काम करता है, जो कि नेचुरल पर्सन है। जी, किसी को कहीं किसी पॉइंट पे कोई अंग्रेजी का इशू? ठीक है, अब ये भी पढ़े, ये वाला पैरा, ये एग्जाम्पल के नीचे, ये अलग से एग्जाम्पल यहाँ तक खत्म हो जाती है। किसी भी लाइन पे, अब मुझे खुद बताएं, अब ये सफा हमने इतनी वो से पढ़ा, पढ़ने रीड करने में कितनी आसानी हो रही है। किसी को अगर रीड करने में स्टिल मुश्किल आ रही है तो उसने मुझे बताना है। अभी जब आप लोगों ने घर में जाके इसको पढ़ना है, घर में तो ऑब्वियसली आप है ही है, तो टाइम रख के पढ़ना है। 10 मिनट से मैंने आपसे कहा ना, 30 सेकंड भी ऊपर गए तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपने 10, तो आप ये समझ रहे आपके पास मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। आपने विद द पेस जैसे आपका बनता है, आपने मिनट आपके 10 से 9 मिनट 45 सेकंड, 9 मिनट 30 सेकंड, 9 मिनट 20 सेकंड, 9 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट पीछे आना है, ठीक है। और जितना आप इसको जल्दी रीड कर लेंगे, और ये रीड से मुराद ये नहीं कि बस चलो रीड कर लो, नो, समझ के अच्छा इस लाइन में ये मतलब है, अच्छा ओके ये मतलब है। तो जितना जल्दी आप करेंगे तो आप समझते जाएं कि आपका कंपनी लॉ का पढ़ने का पेस बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि कोई रेस्ट का टाइम है ही नहीं। आज 2 दिसंबर हो गई है, दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, तो पता ही नहीं चलता, ठंड इतनी होती है समझ ही नहीं आती, सुबह कब होती है शाम कब होती है पता ही नहीं चलेगा, पूरा दिन नमाजें पढ़ने में गुजर जाएगा। आप लोग खुद कहेंगे मैम समझ ही नहीं आ रही, एक के बाद दूसरी नमाज, दूसरे के बाद तीसरी नमाज, एक वजू में फजर से लेके इशा तक हमने पढ़ ली है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, कई दफा एग्जाम में मैंने भी किया होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी नहीं नहीं मैं तो कभी किया ही नहीं। क्योंकि वो सुबह आपकी जो है वो आजकल जहाँ पे मैं हूँ वहां पे फजर 7:11 तक होती है, 7:11 तक। आप खुद सोचें कि फरवरी तक क्या होगा, ठीक है। फिर ठंड इतनी लग रही होगी, फिर गैस की लोड शेडिंग के हालात आपको बताइए। तो और फिर रात को जो है आधी आवाम आपके घर की वो 8 बजे सो जाया करेगी सर्दियों में, गैस होगी नहीं, सर्दी लग रही होगी, सब सो जाएंगे, फिर एक अकेले आप ही होंगे। फिर आपको भी समझ नहीं आएगी कि मैं पढ़ूं क्या करूं क्या ना करूं। तो अगर आपने अभी से अपना पेस बनाया होगा तो कुछ फरवरी में, कुछ जनवरी के एंड पे जो है ना, थोड़ी सी हिम्मत रहेगी। और मैं आपको बताऊं, सर्दियों में लोग ज्यादा पास होते हैं एज कम्पेयर टू गर्मियों के। क्यों? वो जो आपका खानदान होता है, जिनको हम सीए में आके नॉइजी या अनोइंग पीपल कहते हैं, वो सो जाते हैं, वो सो जाते हैं, सारा टाइम आपके पास होता है। गर्मियों में तो जो है वो 12 बजे तक, 1 बजे तक हर घर में हलचल रह रही होती है। तो यू हैव सो मच टाइम टू स्टडी तसल्ली से, विदाउट एनी चिक चिक चक चक, ऐसा ही है। लेकिन ये है कि वो स्टडी टाइम इफेक्टिव कब होगा? जब आपने अभी से रीड किया होगा, अभी से सारा पढ़ा होगा। उस टाइम आपने सिर्फ याद करना होगा, रिवाइज करना होगा। अगर अगर आपने शुरू से पहली दफा फरवरी के महीने में पढ़ना पड़ गया ना आपको, तो फिर आप कहेंगे वो जहां बाकी सो रहे मैं भी सो जाऊं। So you have to think very logically and very practically. आप लोगों ने सितंबर से स्टार्ट नहीं लिया, आप दिसंबर से ले रहे हो। दिसंबर में लोग एक दफा पढ़ाई कर चुके होते हैं और फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट होने वाली होती है।
So now you are at the chapter 1 at the first page. So you must know कि ये कैसे आगे चलेगा. ठीक है, सबने रीड कर लिया? भाई मसले तो हर जगह रहेंगे ना, मसले तो ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं हो. मसले तो देखिए, मैं आपके सामने बेशक सीए क्वालिफायर में पढ़ा रही होंगी, एकदम से मेरा बेटा नाजिल होगा, वो फरमाइश देगा. समटाइम आई पॉज इट बिकॉज आई हैव टू लिसन टू दैट फरमाइश कि व्हाट ही इज आस्किंग, व्हाट ही इज सेइंग. तो इसी तरह हो सकता है आप क्लास में पढ़ रहे हो, पीछे से अम्मा कहे पुदीना तो ले आओ, धनिया तो ले आओ, तो इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, कोई मसला नहीं है. हम सारे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास में मसले मसाइल होते रहते हैं. सर्दियों में घर के काम थोड़े कम हो जाते हैं, सब लोग सो जाते हैं. ठीक है, वो नमाजी इतनी आनन फानन हो रही होती हैं, और एक खाने में भी जो है ना, आप नाश्ता अगर अच्छा कर लो तो पूरा दिन गुजर ही जाता है. ठीक है, इट्स नॉट गर्मियाँ के बस खाई जा रही हैं, खाई जा रही हैं, खाई जा रही हैं. चलिए जी, वापस आते हैं अपनी उस किताब की तरफ. सो हमने जो पढ़ा, कंपनी क्या क्या कर सकती है, अब वही बातें सारी वन लाइनर चीजों में लिखी हुई है कि कंपनी क्या क्या कर सकती है. सबसे पहली लाइन जी पढ़े, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. मैंने आपसे क्या कहा था, कंपनी एज अ लीगल पर्सन किसी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है. उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसकी कुछ राइट्स होंगे, कुछ लाइबिलिटीज होंगी, कुछ ऑब्लिगेशन होगी. ऐसा करें ना शाहजेब, रीड करें कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. जी शाहजेब मौजूद Yes, है ma'am. क्लास में? हाँ, जल्दी से रीड करें. As a legal person, a company may enter into contracts in its own name with other persons, individuals, or other companies. ठीक है, क्लियर है? जी शाहजेब, आपको खुद पढ़ के समझ आई इस बात का मतलब क्या है? Yes, ma'am. अगला पढ़े, डेट्स एंड लायबिलिटीज. If a company incurs a debt, the company itself is liable and its owners, the shareholders, are not. ठीक है, कंपनी ने किसी से उधार लिया है तो कंपनी ही उधार वापस करेगी, हम मालिकान से जाके नहीं कोई मांगेगा. ऐसा ही है. अगर मेरी कंपनी है, मैंने उसमें सरमाया लगाया, सपोज मैं सिंगल मेंबर कंपनी हूँ या मैंने दो लोगों के साथ मिल के बनाया, तो जो लोग पैसे मांगेंगे, जो लेटर आएगा वो कंपनी के नाम का होगा, मेरे नाम का नहीं होगा. सपोज अगर मैं सिंगल मेंबर कंपनी भी बना रही हूँ, एसएमपी बनाई है, तो अगर मैंने किसी से बैंक से उधार ले लिया, ठीक है, 1 लाख रुपए का उधार लिया, तो जब बैंक अपना कर्जा मांगेगा वो उस कंपनी के नाम से मांगेगा, मुझसे नहीं मांगेगा. वो लेटर लिखेगा, एबीसी लिमिटेड, एबीसी सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है कर्जा वापस करो. ठीक है, अगला पढ़े, ओनरशिप ऑफ एसेट्स प्रॉपर्टी. A company owns its own assets. Although the members, ordinary shareholders, own the company, they do not own the assets of the company. The shareholders are simply owners of the shares in the company. The company itself is the legal owner of its assets. ठीक है, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी की कुछ जमीन है, मेरी कंपनी का इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट जो होगा वो किसके नाम पे होगा? कंपनी के नाम पे होगा, उसके मालिक के नाम पे नहीं होगा, मालिकान के नाम पे नहीं होगा. बैलेंस शीट, सिंपल. यानी कि ये जो सारी बातें लिखी हुई हैं, ये सारी वही जो भी हमने अभी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई थी. ठीक है, आपने अपने सामने माइंड में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रखनी है. ठीक है, और वही ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जी ये कैपिटल सरमाया किसके नाम पे होता है? लोगों के नाम पे होता है, पब्लिक के नाम पे होता है. एसेट्स किसके नाम पे होंगे? कंपनी के नाम पे होंगे. लायबिलिटीज कौन इनकर करेगी? कंपनी करेगी. करंट लायबिलिटीज कौन इनकर करेगी? कंपनी करेगी. तो ये सब कुछ क्या है? कंपनी के नाम पे. ठीक है, राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स पढ़े. The debtor of the company owns the money to the company and not its owners to its ठीक owners. है, जो डेटर्स है उन्होंने पैसा किसको देना है? कंपनी को देना है, ओनर्स को नहीं देना. आगे पढ़े, मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स. Companies are managed by their directors, who should be members of the company as well, with a few exceptions. In small companies, the shareholders and directors may be the same individuals, but in large companies, the directors might hold
a small proportion of the shares or even no shares at all. ठीक है, डायरेक्टर्स कौन लोग होते हैं? डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं, जो कंपनी को कंट्रोल करते हैं, जो कंपनी के डिसीजन लेते हैं। तो हमने कहा हो सकता है वो कंपनी के मेंबर भी हो सकता है ना हो। अब ये मेंबर क्या होता है ये अभी हम इंशाल्लाह अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। अगला पढ़े लायबिलिटी टू पे टैक्स। A company is personally liable to pay tax on its income, profits. ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन पढ़े। If a company breaks the law, it is usually the company itself that is liable, although there are circumstances in which its owners or its officers, mainly directors, may be personally liable. ठीक है, कि जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपने देखा था, या फिर कोई ऐसी गलती जो किसी डायरेक्टर ने की हो, ठीक है, तो फिर हमने कहा उस केस में डायरेक्टर लायबल होगा, अदरवाइज कंपनी लायबल होती है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको याद करने के लिए आप माइंड में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम रखें। जब वो दोनों चीजें रखेंगे, उसके जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, जिस तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रखी हुई है, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल आता है। तो इसका मतलब है मेरी कंपनी जो है वो, उसमें जो शेयर्स होंगे वो ओनर्स के नाम पे होंगे, वो कंपनी के नाम पे होंगे। दूसरी तरफ एसेट्स होगा, तो एसेट्स आपका होंगे कंपनी के नाम पे होते हैं, ओनर्स के नाम पे नहीं होती। इसी तरह लाइबिलिटीज इनकर कर सकती है, ठीक है। डेट जो है वो लोगों से ले सकती है, तो डेट जो भी डेटर वापस करेंगे वो कंपनी को करेंगे, ओनर्स को नहीं करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम माइंड में रखा तो वहां से आपके पास टैक्सेस माइंड में आ जाएंगे, ऑब्लिगेशंस माइंड में आ जाएंगी, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनालिटी, ठीक है, थैंक यू शाहजेब। अभी हमने शुरू में ही कह दिया था कि कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल पर्सनालिटी है, और यही हमने कहा था डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, कि ये डॉक्ट्राइन क्या कहते हैं, कानून कायदा, कहते हैं ना कायदा कानून, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, कि उसकी एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है, वो एक बेशक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन वो काम एक प्रॉपर पर्सन वाला करती है, इसलिए हमने उसको कह दिया आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अभी जो इतना सब कुछ हमने पढ़ा कि भाई वो खुद डेट इनकर कर सकती है, एसेट कर सकती है, तो उसी बात से हमें ये बस समझ आई कि भाई जो ओनर्स ऑफ द बिजनेस होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जो कुछ पूछेगा कोई किसी से, कंपनी से पूछेगा, एसेट्स उसके, लायबिलिटीज उसकी, ऑब्लिगेशंस उसकी, राइट्स उसके, केस उसके ऊपर होगा, वो किसी के ऊपर केस करेगी। तो जो ओनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि कंपनी हर चीज के लिए लायबल होगी, ठीक है। ओनर्स लायबल नहीं होगा, कोई केस करेगा तो उसके मालिकान के नाम पे नहीं करता, कंपनी के नाम पे करता है। इसी तरह तीसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि सपोज मैं एक कंपनी खोलती हूँ, बात है, मैं एक कंपनी खोलती हूँ और मैं कहती हूँ मैं अमाना मिल के खोलती हूँ कंपनी अदिया के साथ, ठीक है। दिया से कहती हूँ यार कंपनी तो हम इसके मालिकान है, सपोज 50,000 रुपया मैं लेके आती हूँ, 50,000 रुपया दिया लेके आती है, यानी कि सरमाया क्या है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो हम दोनों लेके आते हैं। हम इसे क्या है, मालिकान है। ओनर्स का क्या मतलब होता है, मालिकान। अब मैं कहती हूँ यार मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे अपने 10,000 काम है, मैं इस कंपनी को, अब इसको देखेगा कौन, इसको मैनेज कौन करेगा, इसको चलाएगा कौन, इसकी डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, जो विजन था हमारा, इस कंपनी का विजन था, उसको कौन अकम्प्लिश करेगा, उसको कौन पूरा करेगा कि यार ख्वाब सोचा तो अपनी कंपनी के बारे में उसके मुताबिक चले। तो मैं कहती हूँ मैं कुछ लोग अपॉइंट करती हूँ, जिनको नाम देती हूँ डायरेक्टर का। ये वो डायरेक्टर नहीं है जो आप लोग सुनते हैं कि किसी डिपार्टमेंट का हेड हो गया, नहीं, ये जेनेरिक एक बिगर टर्म है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कौन है, जिनके पास कंपनी का कंट्रोल है,
डायरेक्टर्स कौन है जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं? डायरेक्टर्स कौन है जो कंपनी के मेजर डिसीजंस ले रहे हैं? डायरेक्टर कौन है जो इसके कंपनी के विजन को अकम्प्लिश कर रहे हैं, इसके मिशन को पूरा कर रहे हैं? अब जरूरी नहीं उसका नाम डायरेक्टर हो, नाम कोई भी रख सकते हैं। अगर वो पर्सन कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, उसके विजन को अकम्प्लिश करने में हेल्प कर रहा है, तो वो डायरेक्टर है। सपोज देयर इज अ कंपनी, उसमें हमने कहा ये कंपनी है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक उसमें सेल्स डिपार्टमेंट है। तो सेल्स डिपार्टमेंट में सबसे सीनियर पर्सन है, वो हम उसे कहते हैं डायरेक्टर सेल्स। क्या ये कंपनी का डायरेक्टर है? ये जो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर एक साहब है एज एन डायरेक्टर, क्या ये कंपनी का डायरेक्टर है? जी, क्या ये कंपनी का डायरेक्टर है? सबका जवाब आना चाहिए। क्या इसके पास कंपनी का कंट्रोल है? क्या ये कंपनी को मैनेज कर रहा है? क्या ये कंपनी के तमाम मामलात की डिसीजन मेकिंग कर रहा है? क्या ये कंपनी के विजन को अकम्प्लिश कर रहा है? शुरू में सारे मैसेजेस आए यस, अब नो आना शुरू हो गए। तो भाई ये तो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को देख रहा है, ये तो सिर्फ सेल्स का हेड है। क्या ये विजन को अकम्प्लिश कर रहा है? नहीं, ये तो सिर्फ सेल्स को देख रहा है। क्या ये कंपनी के मिशन को देख रहा है? नहीं, ये सेल्स को देख। क्या इसके पास कंपनी का कंट्रोल है? नहीं, ये सिर्फ सेल्स को देख रहा है। क्या ये कंपनी को मैनेज कर रहा है? नहीं, ये सिर्फ सेल्स को देख रहा है। तो ये डायरेक्टर कहाँ से हुआ? ये तो डायरेक्टर नहीं है। इसका नाम अगर डायरेक्टर सेल्स है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि डायरेक्टर सेल है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है अकरम, ठीक है, उसका नाम है मैनेजर, उसका डेजिग्नेशन है मैनेजर, ठीक है। अब ये जो मैनेजर है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी जो मीटिंग होती है, ये उसको अटेंड करता है। वहां पे कंपनी के मेजर डिसीजन लिए जाते हैं, वहां पे उन डिसीजन में ये वोट करता है। क्या ये मैनेजर कंपनी का डायरेक्टर है? जी, क्या जिसका नाम हमने मैनेजर रखा है ये कंपनी का डायरेक्टर है? जी, सब लोग बताएं। जी, जो कंपनी के तमाम डिपार्टमेंट्स को देखेगा, जो कंट्रोल करो, यस ही इज अ डायरेक्टर। उसका नाम बेशक मैनेजर हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो काम डायरेक्टर वाले कर रहा है, जैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वहां पर डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है, तो भाई उसका नाम जो मर्जी रख लो, अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले काम कर रहा है तो वो डायरेक्टर है। तो ये डायरेक्टर और वो जो वैसे डायरेक्टर होते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये वो डायरेक्टर, जब कंपनी लॉ पढ़ेंगे, कंपनी लॉ में जब कहीं डायरेक्टर का नाम आएगा तो इसका मतलब है डायरेक्टर से मुराद वो लोग हैं जो कंपनी को एक डायरेक्शन देते हैं, जिसके डायरेक्शन पे पूरा कंपनी चलती है, इसलिए उसको डायरेक्टर कहते हैं। दे गिव अ डायरेक्शन टू द कंपनी कि भाई ये काम ऐसे करना है, इस तरह करना है, ठीक है। सो दे हैव द कंट्रोल, दे मैनेज, दे टुक द डिसीजन, दे हैव दिस विजन। अब मुझे आप ये बताएं कि मेरी कंपनी में मैं कुछ डायरेक्टर्स रखती हूँ सपोज। अब क्या मैं, अमाना एंड अदिया, जो कि ओनर हैं और डायरेक्टर्स हैं, इनमें कंप्लीट डिफरेंस है? हो सकता है, हो सकता है अदिया का है मैं डायरेक्टर बनूंगी कंपनी की, तो यस ओनर कैन बिकम अ डायरेक्टर एज वेल, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ ओनर एंड अ डायरेक्टर। ओनर कौन है? जो सरमाया लगा रहे हैं। डायरेक्टर कौन है? जो कंपनी पे जिनका कंट्रोल है, जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। सपोज मैंने सिर्फ पैसा दे दिया, बाकी मैं डिसीजन मेकिंग मुझे नहीं पता क्या होती है, कंपनी कैसे चल रही है, आई डोंट नो।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आजकल तो बड़े ड्रामे लगता है, उसमें ड्रामों में होता है कि जी ये हमारी कंपनी की ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, कुछ मालिकान ही उसके डायरेक्टर बन जाते हैं, कुछ बाहर के लोग होते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट था वो क्या है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, कि ओनरशिप और कंट्रोल में फर्क होता है। ओनरशिप क्या होती है, जो सरमाया लगाते हैं जो लोग, जैसे जिनको हम मेंबर्स कहते हैं, और कंट्रोल किनके हाथ में होता है उनको कहते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो हमने जब क्लास शुरू हुई थी तो हमने डिस्कस किया था, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, ओनरशिप कोई भी बन जाए, मैं एक कंपनी की मालिक थी, अमाना मैंने अपनी कंपनी किसी और के शेयर्स किसी और को दे दिया, या मेरा जो एक और कंपनी हमने होल्ड की थी, बशीर बशीर की डेथ हो गई, उसके बच्चों को चला गया, कंपनी फिर भी एग्जिस्टेंस में रहेगी, कंपनी को कुछ नहीं होगा। शेयर्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन को चले जाए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाए, परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि बेशक शेयर्स ट्रांसफर हो गए हैं, बेशक शेयर्स किसी और के नाम पे हैं, किसी और के नाम पर ट्रांसफर हो गए हैं, इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। कंपनी के शेयर्स किसी को ट्रांसफर हो जाए, कंपनी के ओनर की डेथ हो जाए, कंपनी की पर्सनालिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप कि अगर शेयर सेल कर दिए हैं या ऑन द डेथ ट्रांसफर हो गए हैं तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। हमने कहा कंपनी तो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है, क्लियर है। परपेचुअल सक्सेशन एंड परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब पता चल गया कि अगर शेयर्स किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाते हैं तो कंपनी फिर भी एग्जिस्टेंस में रहती है, कंपनी खत्म नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है, समझ गए बात को। सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनालिटी के तीन कॉन्सिक्वेंसेज, इन तीन बातें हमें समझ आती हैं कि ओनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, ओनर्स और डायरेक्टर में डिफरेंस है, और परपेचुअल एग्जिस्टेंस कि अगर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो भी जाए तो कंपनी विल रिमेन इन एग्जिस्टेंस, कंपनी को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कोई सवाल किसी का? कल मैं आप लोगों से पूछूंगी, अभी आप लोगों ने इसको रीड करना है, कल मैं आपसे पूछूंगी कि आपको कितना टाइम लगा इस सारे को रीड करने में। और सिर्फ रीड नहीं करना, आपने यूं सोचना अच्छा जी कंपनी क्या थी, सोल ट्रेडर क्या था, पार्टनरशिप क्या थी, अच्छा जी तो कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, डेट कर सकती है, एसेट ऑन कर सकती है, ड्यूज रिकवर कर सकती है, ऑब्लिगेशन है उसकी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनालिटी क्या है, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लायबिलिटी, ओनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, डिफरेंस है मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स में, perpetual existence एंड perpetual succession का कॉन्सेप्ट है, बेशक ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए कंपनी विल रिमेन इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको प्रॉपर यूं इस तरह याद करना है कि ये अच्छा इसमें ये इतने पॉइंट है, इसमें इतने पॉइंट है, मतलब ये रीड करने का ही हिस्सा है। एक बात आपको बताऊं, आप चाहे 2 घंटे इस सफे पे लगाए और ये काम जो मैंने आपको भी ये 2 मिनट में करके दिखाया कि अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, अगर आप इस तरह इसको नहीं पढ़ेंगे कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने आपको कहती हूँ रीडिंग पर टाइम आपने कम लगाना है, क्यों, रीडिंग डजंट मीन रिटेंशन, रीड करने से चीज याद नहीं रहती है। रिटेंशन की जो टेक्निक है वो ये है कि आपने यूं रिवाइज करना चाहिए, इस पॉइंट में इतनी चीजें, इस पॉइंट में इतनी चीजें, इस पॉइंट में इतनी चीजें, ये होती है रिटेंशन। रीड आप बेशक पूरा दिन करते रहे नहीं याद रहेगा। सब जो अगर आप में से कोई हाफिज कुरान है तो वो बेशक रीडिंग करता रहे, उसको आयत याद नहीं होगी, हाँ वो कुरान पाक बंद करके जब उस आयत को पढ़ेगा तो याद होगी। ऐसा ही होता है, आप लोगों ने कुछ ना कुछ कोई सूरह यासीन की कुछ आयतें, आयतुल कुर्सी, दवाए कुनूत, कल में कुछ कभी याद तो किए होंगे ना, तो आपको पता होगा कि वो
देख के पढ़ने से नहीं याद होते। हाँ, क्लास में आप अगर मदरसे में पढ़ा है, घर में बहन भाई से पढ़ा है, वो सारे जुबानी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अब आयत से आयत मिला के आपको याद हो जाता है। लेकिन देख के पढ़ते रहे आप, पूरे 6 महीने इस किताब को पढ़ते रहे, तो नहीं आएगी किताब, ठीक है। जब तक इसको इस सब बंद करके एक दफा सोच के नहीं करेंगे, तब तक नहीं आएगा। तो आप लोगों ने इसको पढ़ना है, ठीक है। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना, और 10 मिनट जब लगा लिए, उसके बाद इसको रिवाइज करना है कि अच्छा इसमें ये पॉइंट था, और अगर कोई पॉइंट मिसिंग है उसको खोल के देख लेना है, ठीक है। और कल क्लास स्टार्ट होने से पहले एक दफा पहले पढ़ लेना कि अच्छा मैम ने कल क्या बताया था, ये चीजें बताई थी, ठीक है। कोई सवाल? एक्टिव रिकॉल टेक्निक, जी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि अगर शेयर्स किसी सक्सेशन क्या होती है कि डेथ हो गई, तो शेयर्स किसको ट्रांसफर हो जाते हैं? सक्सेसर्स को, जो बच्चे होते हैं। तो शेयर्स बेशक ट्रांसफर हो जाए, कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी, ठीक है। रुबा, होम असाइनमेंट यही है कि आपने इसको पढ़ना है, जो तरीका बदकार बताया उसके मुताबिक पढ़ना है, ठीक है। चलिए जी, फिर करते हैं आज क्लास को एंड। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।